हेलो बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का वास्तविक संख्या नामक चैप्टर का लास्ट टाइप देखेंगे। यस बच्चों, इस टाइप के बाद आपका जो वास्तविक संख्या का जो चैप्टर नंबर 2 है 1.2 वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर की शुरुआत में हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट टाइप यानी टाइप 3 पर बात करेंगे। और वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अध्याय 1 और इसका एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे ना बच्चों, वो बात करेंगे कि कोई हमारे पास अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या का कुछ हम पावर दे देंगे। फिर देखेंगे कि उस अभाज्य संख्या का इकाई का स्थान 0 कब होगा और 5 कब होगा। जैसे देखिए हमारे पास दे दिया गया है 6 के पावर n, बोलता है कि क्या 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि 6 के पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले रूल बता देते हैं, नियम कि कब 0 पे समाप्त होगा और कब 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टेप फॉलो करना। स्टेप 1 बच्चों करना क्या है, आपको दिए गए संख्या को मान लेना है a। माना कि दिया गया संख्या बराबर है, दिए गए संख्या को a मान लेना और कुछ नहीं। स्टेप 2 आपने दिए गए संख्या को a माना, अब a का अभाज्य गुणनखंड निकालें। और उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें। ठीक, स्टेप 1 दिए गए संख्या को हम a मान लेंगे। स्टेप 2 अब a का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद उस अभाज्य संख्या जो हमारे पास आएगा, जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, मतलब उसको गुणा कर लेंगे बस। स्टेप 3 मिटाने वाला बच्चा 1 मिनट। यस, एक क्वेश्चन थोड़ा देर बाद लिख लें। स्टेप 3 लिखिए तो वहां पे। ठीक है, स्टेप 3 आपने a का अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब देखिए कि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है या नहीं। यदि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा तो इकाई स्थान 0 होगा, और अगर 2 और 5 नहीं रहेगा तो इकाई स्थान 0 पे समाप्त नहीं होगा। स्टेप 3 में यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, 2 भी होना है 5 भी होना है, तो
इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा। यदि दोनों में से कोई एक भी अनुपस्थित हो तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। स्टेप 3 क्या कहता है बच्चों कि सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड देख लेना। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 दोनों है तो इकाई अंक शून्य पे समाप्त होगा। शून्य मतलब 0, शून्य पे समाप्त होगा। परंतु यदि दोनों में से कोई एक अनुपस्थित हो तो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक, स्टेप 3 अच्छा से नोट करो। हो गया नोट? फिर से एक बार समझाते हैं। दिए गए संख्या को ए मानिए, फिर ए को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, और उसके बाद देखिए कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है कि नहीं। 2 और 5 है तो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। बात खत्म। चलिए अब दिए गए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फिर से। है सुनाई सारी दुनिया तू चलाता है, भगवान है कहाँ रे तू। तो बच्चों चलिए बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। जहां ध्यान देना, ये हमारा n क्या है, ये हमारा n बिलोंग टू बड़की n। अब बिलोंग टू क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग पहला लेक्चर वास्तविक संख्या का सभी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया, उस पर बात की है। इसका मतलब है जो n होना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। मतलब यहाँ n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 2 3 4 5 और कुछ नहीं। चलिए तो हल करो। अब देख क्या रहे हो, आंसर तुम्हारे चरणों में होगा। स्टेप 3 फॉलो करो। सबसे पहले दिए गए संख्या को क्या मान ले, ए मान लेंगे। तो स्टेप 1 बच्चों, माना कि दिया गया संख्या कितना है 6 के पावर n, तो a बराबर मान लिए 6 के पावर n। कोई दिक्कत, दिए गए संख्या को a मानिए। स्टेप 1। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यहाँ दिया गया संख्या 6 के पावर n, 6 को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 गुना 3 तो आया 2 और 3। अब इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो a बराबर बच्चों 6 को गुणनफल के रूप में लिखना है, 2 गुना 3 इसका पावर n आया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 के पावर n और गुना 3 के पावर n। ये रूल है कि जो पावर होता है ना और गुना रहे दोनों में के बीच में तो दोनों पर चला जाएगा। नहीं समझे? 2 गुना 3 है तो ये 2 पर भी आ जाएगा पावर का n और 3 पर भी पावर n आ जाएगा, यानी 1 के पावर 2 गुना 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। यस। आप देखिए स्टेप 3। अब आपने जो अभाज्य गुणनखंड निकाला बच्चों, उस अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या 2 और 5 है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड में एक तो हमें 2 दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें 3 दिखाई दे रहा है। 2 है 5 नहीं है। हमने स्टेप 3 में क्या लिखाया है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए शून्य के लिए। तो यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, शून्य नहीं होगा। लिखेंगे 6 के पावर n का इकाई स्थान बच्चों शून्य नहीं हो सकता है, कभी नहीं। क्यों? अगर पूछे क्यों तब आंसर बता देना कि हम जानते हैं कि शून्य तभी होता है जब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए शून्य नहीं होगा। चलिए हो गया। दूसरा बच्चों, इसका दूसरा प्रूफ कैसे? देखिए आप अगर यकीन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या है, तो आप देखिए हमको सब पूछ रहा था ना कि क्या 6 के पावर n का इकाई स्थान कभी शून्य हो सकता है।
अब एन आपको क्या था, एन हमारा प्राकृतिक संख्या था, आप रख के चाहो तो देख सकते हो 6, एन की जगह 1 रखो 6 आना है। अब एन की जगह 2 रखो, 6 से 36, इकाई स्थान देखो 6 आया। अब 3 रख के देख लो बच्चा, 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 216, इकाई स्थान देखो, देख सकते हो कि नहीं आया कहीं पे, इकाई स्थान से इकाई स्थान से इकाई स्थान से शून्य आया है नहीं, कभी आएगा भी नहीं। यस, चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इसको बनाकर दिखाना। कहता है क्या 15 के पावर n का इकाई अंक, इकाई स्थान, इकाई शून्य पर, इकाई अंक बच्चों शून्य पर समाप्त हो सकता है। चलिए बनाइए तो, यस वीडियो को बनाइए। है सुनाई सारी दुनिया तू चलाता है, भगवान है कहाँ रे तू। पढ़िए बच्चों, यस। तो स्टेप 1, सबसे पहले दिए गए संख्याओं का क्या करेंगे, मान लेंगे ए। तो मान लिए बच्चों ए बराबर 15 के पावर n। स्टेप 2, दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, कैसे निकाला जाता है, प्रीवियस 2 लेक्चर पर यही बात होता आ रहा है। चलिए 3 से 5 दिया 15। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, अभाज्य गुणनखंड है, इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा के रूप में लिखो, पावर में n। अब ए यहाँ पर बच्चों पावर n है, दोनों के बीच गुना है, तो 3 के पावर भी n लिख दो, गुना 5 के पावर भी n। अब पूछ रहा है क्या शून्य पे समाप्त होगा, बताओ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में देखो 5 है, साथ में 3 है। हम जानते हैं कि शून्य पे समाप्त कब होगा, जब अभाज्य गुणनखंड में कितना होना है, 2 और 5 होना है, इसलिए इसका इकाई अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यस, चलिए एक और दे देते हैं लास्ट, उसके बाद छोड़ देंगे। चलिए देखिए, कहता है ना बच्चों कि क्या 20 के पावर n, 20 के पावर n का इकाई अंक शून्य पे समाप्त होगा। 20 नहीं 30 दे देते हैं, कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेंगे सबसे पहले स्टेप 1 में कि माना कि a बराबर कितना 30 के पावर n। स्टेप 2, 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, चलो निकालो। 2 से 15 दूनी 30, 3 से 5 दिया 15। अब a बराबर बच्चों इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो, 2 गुना 3 गुना 5 पावर में n। n बराबर 2 के पावर n गुना 3 के पावर n गुना 5 के पावर n, जितना भी गुना के रूप में रहेगा सभी का पावर। आप बताओ क्या इसका इकाई अंक शून्य पे समाप्त होगा। यस यस बच्चों 100% होगा। क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, लेकिन सर एक 3 भी तो है, नो प्रॉब्लम, रहने दो ना, हमको ये देखना है कि 2 और 5 दोनों है या नहीं। दोनों है, शून्य पे समाप्त होगा। यकीन नहीं है तो देख लो प्रूफ, दूसरा प्रूफ, ये तो देखने की बात है। चलिए हमारे पास कितना था 30 के पावर n, जहां n क्या है, n हमारा है प्राकृतिक संख्या, n 2 3 4 5। अब 1 रख के देख लो, n की जगह 30, 1 रखेंगे 30, इकाई अंक देखो शून्य। 2 रख के देख लो, 30 के पावर 2 कितना आ जाएगा 900, इकाई अंक देख लो 0। 3 रख के देख लो, 3 3 होती है 27, 3 0, देख लो शून्य पे ही समाप्त हो रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जैसे ही दिखे समझ जाना शून्य पे समाप्त होगा। चलिए तो आज के बच्चों हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर, कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। हालांकि बच्चों इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पहला लेक्चर में, फिर भी आज बात कर लेते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं वे होती है ना जिन्हें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं
के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल 15, 48 डॉट डॉट डॉट। अभाज्य संख्याएं जिन्हें, इतना क्यों लिखे, सिर्फ इतना लिख देते हैं कि जिन्हें नहीं लिखा जा सके। नहीं लिखा जा सके मतलब जिन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जा सके। अच्छा, पूरा लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जिन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17। अब लिख तो दिए हैं लेकिन समझ में नहीं आया, यही कहना चाह रहे हो ना। आई लाइक इट। चलो ठीक है, तो अब इसको समझाते हैं। ठीक है, कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं है। पहले दूसरा इसका डिफरेंस देखिए, जो पहला लेक्चर में बता चुके, क्या बताए थे ना कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है ना जो एक के छोड़कर किसी और संख्या से कटे। जैसे देखिए 15 एक और खुद को छोड़ के क्या किसी और से कट रहा है। यस बच्चों, 3 से भी कटता है, 5 से। हमारा 48 ये भाज्य संख्या है। जानते क्यों? क्योंकि 1 से भी कटता है, 48 से भी कटता है, और इसको दोनों को छोड़ के ये 2 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। और अभाज्य संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। यस, जैसे देखिए 2 अपने आप से, 3, 5, 7, 11 में आप किसी से भाग देकर दिखाओ, नहीं 13 में देकर दिखाओ, नहीं दिखाओ 41 में दिखाओ किसी से भाग देकर, नहीं ना। तो ये संख्याएं वो संख्याएं हैं ना, जैसे 53 में आप किसी से भाग देकर दिखाओ। तो ये वो संख्याएं हैं जो एक और केवल अपने आप से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए, ये तो खैर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमने परिभाषा लिखा, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ना बच्चों, पहले अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका मीनिंग है ना कि इन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब ये है कि इनको अगर आप, ये जो अभाज्य संख्या है इनको अभाज्य संख्या के रूप में लिखिएगा गुणनफल के रूप में, तो केवल वही और एक आएगा। जैसे 2 है, 3 है, अभी तो समझिए कि अब जैसे हमारे पास 2 है, इसको आप गुणनफल के रूप में लिखिए 2 के से भाग दीजिए, 2 का 2, 2 गुना 1। हमारे पास 17 है, इसको आप अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख के दिखाइए, तो एक ही बार 17 से लगेगा, 17 का 17, 17 गुना 1। चलिए और देख लेते हैं, हमारे पास 23 है, इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, तो 23 से ही भागा लगेगा, 23 का 23, 23 गुना 1। अब हमारे पास और है 29 है, अब 29 को भी आप देख सकते हैं बच्चों, 29 से ही लगेगा 1, तो 29 गुना 1। अब 31 है, छोड़ दो ना यार, चलो ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 2, 17, 23, 29 ये सब अभाज्य संख्या है। जब इनको हम गुणनफल के रूप में लिखे बच्चों अभाज्य संख्या के, तो केवल और केवल 1 आया है और स्वयं वही संख्याएं आई है जिनका हम गुणनफल लिखना चाह रहे थे। देखिए 2, 1, क्योंकि 2 को लिखना था, 29 गुना 1, 29 को लिखना था, 17 गुना 1, 17 लिखना था, 23 गुना 1, 23 को लिखना था। चलिए, अब भाज्य संख्या का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब भाज्य संख्या मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हम भाज्य संख्या को समझा सके। सॉरी, चलिए बच्चों, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप ले लीजिए, किसको ले लें, 24 को। अब 24 को लिए तो 24 का पहले अभाज्य संख्या निकालिए, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 से 3। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, तो 2 के पावर 3 गुना 3। अब देखिए 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, और ये जो गुना है ना इसको कहते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखा गया है। आपने किसको लिखा, 24 को, तो क्या 24 के अभाज्य गुणनफल में केवल 24 गुना 1 है? ना ना ना, 1 तो सभी में रहना ही है, ये तो 2 गुना 3 है। इसका मतलब यदि कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है तो वो भाज्य संख्या होगी। फिर से एक और देख लेते हैं,
किसको देख लें? चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों 45। 45 को देख लीजिए। अब 3 से भाग लगेगा तो 15, 3 से लगेगा तो 5। हम 45 को लिख सकते हैं बच्चों, 3 2 है तो 3 का स्क्वायर गुना 5। अब देखिए 45 को क्या हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। अब इन दोनों के गुणा के रूप में लिखा गया है। तो मतलब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें यही प्रूफ करना है। बोलेगा कि बताइए भाज्य है क्या अभाज्य। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3, ये कौन सा संख्या है, भाज्य है या अभाज्य? यस बिल्कुल भाज्य है। क्यों? क्योंकि 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और ये अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा गया। अब बताइए 47 49 7 49 49 तो 60 से कट रहा है। 53, अब 53 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख कर दिखा दो बच्चों। नहीं लिख सकते हो ना, केवल 53 गुना 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है तो वह नेसेसरी ही भाज्य संख्या है। यस ठीक है। चलो तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है? लिख लो इसको। चलिए बच्चों, तो कहता है कि दर्शाइए यानी बच्चों सिद्ध कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? आपको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है, तो क्यों है? तो सबसे पहले मान लेंगे बच्चों, दिए गए संख्या को क्या करना है, स्टेप 1 थोड़ा बता देते हैं। दिए गए संख्या को पहले स्टेप 1 में मान लेना a, फिर उसके बाद वो देखना कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है या नहीं। बनाने का नियम यहाँ बता देते, थोड़ा बनाने का नियम। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है बच्चों, लेकिन कंसेप्ट से एकदम परिपक्व होता है। स्टेप 1 में दिए गए संख्या को बच्चों मान लो a। दूसरा, ये जो a है, a यदि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में रहे तो भाज्य, अन्यथा अभाज्य। नोट करो, हो गया? समझा देते हैं। दिए गए संख्या को a मान लेना है, फिर देखना है कि ये जो a है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है या नहीं। अगर गुणनफल के रूप में है तो भाज्य, नहीं तो अभाज्य। चलिए हो गया। तो सबसे पहले दिया गया संख्या हमारा है उसको a मान लिए, तो माना कि a बराबर कितना बच्चों, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक, चलो इसको हल कर लो थोड़ा। इन दोनों में से देखो कितना कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लें। 13 कॉमन दोनों में, देखो इसमें भी हमारा 13 था, इसमें भी 13 है, केवल 13 के पास लगाते हैं। दोनों में से 13 कॉमन, यहाँ कितना बचा, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस जो कॉमन लेते हैं ना उससे भाग दिया जाता है। तो 13 से कॉमन लिए तो 13 से भागा दिए, 13 में तो 1, 13 से 13 में भागा दिए तो 1 आ गया। अब ये हो गया हमारा a बराबर 13। 11 गुना 7 करेंगे 77, 77 गुना 1 बराबर 77 प्लस 1। अब a बराबर 13, 77 1 कितना आ गया, 78। यस, अब 78 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लो। मतलब जो संख्या प्राप्त होगा वो देखना, उसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा ही रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो निकाल लेना। चलिए 2 से कितना, 3 दूनी 6, 1 39, 3 से 13 3 39। मतलब हमारे पास बच्चों a बराबर 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब उसको मिटा रहे हैं तो फाइनली हमारे पास जो हमने जिसे a माना था
वो a का वैल्यू आ गया। देखो 13 इसमें 2 को है तो लिखेंगे 2 गुना 3 और गुना 13 का स्क्वायर। तो स्टेप 1 में पहले मान लेना, फिर इसको हल कर लेना। हल करने के बाद स्टेप 2 देखना कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है कि नहीं। देखो ये जो a है, a के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 3 है, 13 है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। चूंकि इसको गुना के रूप में लिखा हुआ है, देखो तो ये चूंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप है, इसीलिए बच्चों दिया गया संख्या 100% क्या है, भाज्य संख्या। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं, थोड़ा समय बचेगा। हो गया। चलिए बच्चों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों अथवा क्यों नहीं, यदि है तो क्यों, अथवा क्यों नहीं, मतलब है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बच्चों अभी 2 स्टेप बताए। सबसे पहले दिए गए संख्या को हम ए मान लेंगे, फिर ये देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है या नहीं। तो मान लेंगे कि माना कि ए बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसको थोड़ा हल कर लो। तो ए बराबर बच्चों यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो 5 है। 5 इस टर्म में भी है, 5 इस टर्म में। यहाँ 2 टर्म है, 2 पद है, ठीक है। एक पद ये टोटल और एक पद प्लस माइनस पद को अलग करता है, ठीक है। तो दोनों में से 5 कॉमन, तो 5 कॉमन ले लिए। तो यहाँ बच गया 7 गुना 6, 5 तो कॉमन ही ले लिए, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो 5 से 5 भागा दिए 1। अब कोई बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं, एक ही गुना था यार, गुना करते 1 से तो वही रह जाता। चलिए अगला स्टेप, ए बराबर 5 गुना, इसको गुना कर लेते हैं। 6 7 42 और 42 एक ही बार कर ले। 6 7 42 इधर आ गया बच्चा मेरे, 4 3 12 दूनी 24 इधर आ गया, ठीक। तो अब कर लेना है 24 दूनी 48, 42 गुना हम 24 कर रहे हैं, ठीक है। 24 दूना 48, हाथ में 4, 24 और 96, 4 7 108 आ गया। और एक प्लस का 1 है, मतलब इसको गुना करेंगे टोटल बच्चों तो हमारे पास 108 आ जाएगा प्लस 1। अब ए बराबर 5 गुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 109। यस, अब 109 देखिए अभाज्य गुणनखंड पहले गुना कर लेते फिर से। सॉरी एंड सॉरी, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ गुना करने में, आई एम सो सॉरी। 1008 आएगा एंड प्लस 1। गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 6 7 42, अब गुना 4 3 12 दूनी 24, अब 24 दूनी के 48, हाथ में कितना बचा 4 बचा। 24 से होकर 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 108 आया। 108 में 1 जोड़ना है, 108 प्लस 1, यानी ए बराबर 5 गुना 108 में जोड़ेंगे तो 109 आएगा। अब 109 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 109 का निकालते हैं, 9 का निकालते हैं, कैसे लगाएं, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। चलिए तो ये बच्चों भाज्य संख्या है। कौन संख्या है, क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 हमारा अभाज्य संख्या है और बच्चों 109 भी हमारा 1009 भी हमारा अभाज्य संख्या है और दोनों गुना के रूप में लिखा हुआ है, मतलब ही अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल केवल भाज्य संख्या ही हो सकती है। तो चूंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है और इसीलिए भाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। वैसे इसका निकाल के देख लेना, ठीक है कि है या नहीं, ठीक है। हम 109 का 1009 का हम ज़्यादा निकाले नहीं, तुम थोड़ा देख लेना और आएगा। और अगर ये भाज्य संख्या है तो इसको गुणनफल के रूप में लिख लेना। उसके बाद आप क्या देखोगे कि सब के सब अभाज्य संख्या है, सब गुना के रूप में आ गया, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसी के साथ 1.2 जो है एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या का समाप्त होता है।
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बच्चों पैन इंडिया टीचर हमें बनाएं। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।